हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में आप सभी को यानी कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री में जो आप लोगों को क्रैश कोर्स ले रहे हैं उसमें जो है आज महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। क्या बताएंगे? महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ठीक, अब देखिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा जो यानी कि डायरेक्ट एग्जाम में देखने को, जैसे अगर एग्जाम आप लोग को बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा 2026 में, तो आप लोग डायरेक्ट टकराने की कोशिश करेगा ज्यादा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है। चलो सबसे पहले हमने क्या लिखा, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि ये जो है महत्वपूर्ण कैटेगरी में आता है। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए क्या है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछे तो आप लोग को उत्तर देना है। क्या देगा उत्तर में कि क्रिस्टलीय, सबसे पहले वो क्रिस्टलीय ठोस देगा, फिर दूसरा में लिख देना अक्रिस्टलीय ठोस। दो बराबर भागों में बांट देने के बाद एक में लिखना है क्रिस्टलीय और दूसरा में क्या लिखना है अक्रिस्टलीय ठोस। अब एक नंबर में क्या लिखेंगे कि इसके अवयवीकरण निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवीकरण है निश्चित व्यवस्था में रहता है, और अक्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवीकरण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होते रहते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसके यानी कि इसके जो अवयवीकरण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं रहते हैं। फिर दूसरे नंबर में आप लोग लिखिएगा कि इनमें कणों का दीर्घ परासी व्यवस्था रहता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें कणों का दीर्घ परासी बहुत लंबा चौड़ा क्या आता है, दीर्घ परासी व्यवस्था रहता है। लेकिन इसमें क्या लिखा होगा क्रिस्टलीय ठोस में, इनमें कणों का दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं रहता है, यानी कि इसका जो दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं रहता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, ये प्रकृति में विषमदर्शिक होते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो है ये क्या होता है, विषमदर्शिक होता है प्रकृति में। लेकिन अगर बात किया जाए अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, तो ये प्रकृति में समदेशिक होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, प्रकृति में समदेशिक होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस यानी कि विषमदेशिक होते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है कि जो है चार नंबर की इनका द्रव्यनांक निश्चित व स्पष्ट होते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का जो द्रव्यनांक है और क्या था, यानी कि नियत और अस्पष्ट होते हैं। क्या था, नियत और अस्पष्ट होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि जो अक्रिस्टलीय ठोस का जो द्रव्यनांक है एक क्या लिखे, इनका द्रव्यनांक नियत वे अस्पष्ट नहीं होते, यानी कि इसका द्रव्यनांक जो है नियत वे अस्पष्ट नहीं होते अक्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, चार चार को अंतर लेंगे, फिर एक और यानी कि जो इसमें और दो दो को अंतर, क्या कि दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछा गया तो इसको दो दो और अंतर लिख देंगे। ठीक है, कि असंवेदीय होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस है ये कहते हैं असंवेदीय होते हैं। इसमें लिखा है ये संवेदीय यानी कि संवेदीय होते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर फिर लिखेगा आप लोग, यानी कि 6 नंबर में आप लोग लिखेगा कि जो है क्रिस्टलीय ठोस क्या लिखा है, इसका शीतलन वक्र असतत होता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका जो शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। लेकिन वो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, शीतलन वक्र उसका सतत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से आप लोग आराम से लिख लीजिएगा और 5 नंबर आराम से इसको हासिल कर सकते हैं। फिर देखिए हम क्वेश्चन दूसरा में इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन दूसरा देगा कि जो है फेरे चुंबकीय तथा पराचुंबकीय में क्या अंतर है, यानी कि फेरो चुंबकीय तथा पराचुंबकीय में क्या अंतर है, इससे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेगा, आप सबसे पहले जैसे फेरो चुंबकीय इसको कर लिखेंगे, फिर इसके बाद हम पराचुंबकीय लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले अंतर करते हैं कि फेरो चुंबकीय, पहले फेरो चुंबकीय लेनी एन वर्ग में। ठीक है, अब लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होती है, यानी कि जो चुंबकीय यानी कि फेरो चुंबकीय है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों की ओर प्रबलता से आकर्षित होती है। ठीक है, यह युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तथा एक ही दिशा में संरेखन का होता है, यानी कि जो फेरो चुंबकीय है इसमें जो है यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कि लिखा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा एक दिशा में क्या होता है, यानी कि संरेखन करती है। फिर इसमें जो है इसका चार चार को उदाहरण देंगे, पहले फेरो चुंबकीय बारे में फिर पराचुंबकीय बारे में। ठीक है, तो फेरो चुंबकीय बारे में हम दो को अभी लिखा है, पहले आप लोग जो इसे नोट कीजिए, फिर 2 मिनट के बाद आप लोग को हम लिख के बता दें, पहले नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए होंगे तो आप लोग को बताते रहे, क्या बता रहे थे, यानी कि फेरो चुंबकीय और पारा चुंबकीय में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, या फिर अंतर लिखिए, इससे आप लोग को बता रहे थे। उसमें जो है उसमें हम क्या क्या बताए, तो उसमें जो है यानी कि फेरो चुंबकीय के बारे में बता रहे थे। ठीक है, अब फेरो चुंबकीय में यानी कि जो है फेरो चुंबकीय हम दो को अंतर बता दिए थे, उसमें क्या बताए थे। अब तीसरा क्या अंतर है कि चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी की चुंबकत्व दर्शाते हैं, यानी कि अगर जो फेरो चुंबकीय है ना इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लेने पर ना एक क्या चुंबक दर्शाते हैं। ठीक है, फिर चौथा में लिखा है कि ठोस अवस्था में लोहे चुंबकीय पदार्थ के धातु आयन छोटे छोटे टुकड़ों में समूहित हो जाते हैं, जिसे डोमेन कहा जाता है। यानी कि ठोस अवस्था में लोहे चुंबकीय
पदार्थ के धातु आयन छोटे टुकड़े में समूहित हो जाते हैं, जिससे डोमेन कहा जाता है। यानी कि जो है फेरोचुंबकीय क्या होता है, इसको जो है कि ठोस अवस्था में, इसको ठोस अवस्था में जो फेरोचुंबकीय रहता है, इसको लोहे चुंबकीय पदार्थ के धातु आयन छोटे टुकड़ों में समूहित, यानी कि जो फेरोचुंबकीय है ये जब रखा जाता है विद्युत क्षेत्र में तभी बहुत ज्यादा यानी कि समूह में बढ़ जाता है। फिर बढ़ने के बाद जो है धातु आयन छोटे टुकड़ों में समूहित, बहुत सारे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग डोमेन कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। समझ में आ गया इतना। अब फिर देखिए 5वां नंबर में आप लोगों को लिखना है इसको कि जो है कि इसका उदाहरण क्या होता है, FeCONI और ETC। इसी प्रकार से अनुचुंबकीय क्या है, तो अनुचुंबकीय बारे में इसका भी 5 जो है आप लोग को अंतर देना है। तो हम लोग लिखेंगे जो है बी नंबर में अनुचुंबकीय। देखिए वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उसे हम लोग अनुचुंबकीय कहते हैं, ठीक है। इस पदार्थ के परमाणु अणु या फिर आयन में अवमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि जो अनुचुंबकीय है इसमें जो है क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जो है कि इस पदार्थ के परमाणु अणु, इस पदार्थ के परमाणु अणु या फिर आयन या अवमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि इसके इस परमाणु के जो है इसमें अवमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब फिर तीसरा नंबर में क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इसका चुंबक समाप्त हो जाता है। लेकिन ये देखिए इसमें जो पराचुंबकीय इसका जो चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर, पराचुंबकीय को यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इसका जो चुंबक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन फेरोचुंबकीय की बात ये क्या होता है, समाप्त नहीं होता। देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर चुंबक दर्शाते रहता है, यानी कि जो फेरोचुंबकीय क्या होता है, दर्शाते रहता है और पराचुंबकीय समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर चौथा नंबर में क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व हो जाते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर क्या है, चुंबकत्व हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा उदाहरण 5 नंबर में कि उदाहरण दिया O2 TiO, फिर देखिए ये U2 प्लस या P3 प्लस CuO VO2, ठीक है, MnCr पर पावर यानी कि Cr पर पावर 3 प्लस ETC। ये सब जो इसका उदाहरण है। इस प्रकार से अगर आप लोग को क्वेश्चन में आता है कि जो है पराचुंबकीय यानी कि फेरोचुंबकीय और पराचुंबकीय में अंतर स्पष्ट करना, फिर अंतर लिखें, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे में आप लोग क्या होगा, ऐसे में जो है आप लोग लिख रहे 5 नंबर आराम से इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रहने, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग। इसके लिए धन्यवाद।